हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल कनेक्ट एग्जाम में। आइए दोस्तों, हम आप सभी को हिंदी की क्लास लेके चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप लोगों को 4 क्लास पढ़ाया। आज हमारा ये 5वां क्लास रहेगा। और अभी तक मैंने जो 4 क्लासों में आप लोगों को पढ़ाया वर्णमाला के बारे में और हिंदी भाषा के इतिहास के बारे में, तो जो वर्णमाला के बारे में हमने बताया उस वर्णमाला को हम तुरंत रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी के अंतर्गत हमने आप लोगों को बताया कि हिंदी में जो स्वर है, हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? 11। हिंदी में स्वर की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर हैं। ये क्या है? स्वर। स्वर किसे कहते हैं? यानी जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है या बिना बाधा के होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा के, बिना रुकावट के हो, उसे स्वर कहते हैं। यानी स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण ही स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 है, हमने आपको बताया था। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। व्यंजन की संख्या 33 है, जिसके अंतर्गत क से लेकर ह तक आते हैं। 33 जो है क से लेकर ह तक आते हैं व्यंजन। और अगर हम हिंदी में कुल वर्णों की संख्या देखते हैं तो कुल वर्णों की संख्या 52 है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52। अगर हिंदी में व्यंजन की संख्या पूछेगा, सिर्फ और सिर्फ व्यंजन की संख्या, तो 33। और हिंदी में स्वर की संख्या 11। लेकिन अगर कुल वर्णों की संख्या पूछेगा तो 52 हो जाएगा। अगर हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में स्पर्श वर्गीय व्यंजन जो है वो 25 है। स्पर्श वर्गीय व्यंजन कितने हैं? 25 है। क से लेके म तक, क से शुरू होकर म तक, ये 25 जो है इन्हें स्पर्श वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श वर्गीय व्यंजन। म के बाद य, र, ल, व जो है ये अंतःस्थ व्यंजन है। कैसा व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन, या इसी को अर्धस्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। यानी अगर ये पूछेगा तो य, र, ल, व कैसा है? अंतःस्थ व्यंजन है या अर्धस्वर है? 4। फिर उसके बाद मैंने बताया उसमें व्यंजन की संख्या, ये भी 4 है। ये भी 4 है। इसके अंतर्गत तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह आ जाते हैं। संयुक्त व्यंजन इसके बाद आता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 है। इसके अंतर्गत छ, त्र, ज्ञ और स्र आ जाता है। छ का निर्माण कैसे हुआ है? क पे हलंत लगा के प्लस मूर्धन्य स से। त्र का निर्माण आधा त या त पे हलंत लगा के र से। और ज्ञ का निर्माण जो है आधा जब प्लस य से हुआ है, जबकि स्र का निर्माण तालव्य स और र से हुआ है। उच्छिप्त व्यंजन या उस्रिप व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन या उस्रिप व्यंजन या इसी को द्विगुण व्यंजन कहते हैं। इनके 2 गुण हैं। इनके 2 गुण होते हैं। जैसे ड के नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो ड़ हो जाता है, जिसे सड़क कहते हैं। और ढ के नीचे जब बिंदी लगा देते हैं तो ढ हो जाता है, पढ़ना। तो इन उच्छिप्त या उस्रिप व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। कौन कौन होंगे? ड और ढ। अयोगवा व्यंजन, अयोगवा व्यंजन को भी मैंने बताया। अयोगवा व्यंजन की संख्या ये भी 2 है। इसी को स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। अयोगवा क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका योग किसी के साथ नहीं होता, न तो ये स्वर के साथ जुड़ते हैं न ही व्यंजन के साथ जुड़ते हैं, फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवा वर्ण कहा गया। और अयोगवा के अंतर्गत अंग और अह 2 वर्ण शामिल है। अंग को अह को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण कहते हैं, जबकि अंग को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण कहते हैं। और इसी को स्वर मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। और हमने आपको बताया ये सब सारी चीजें हो गई। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे देख लीजिए। हिंदी शब्दकोश के किसके अनुसार? हिंदी अगर शब्दकोश के अनुसार पूछेगा कि अंतिम वर्ण, हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण, तो ज्ञ कभी नहीं लगाएंगे। हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण जो होगा वो ह होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि व्यंजन की संख्या जो है वो 33 है, क से लेकर ह तक। तो शब्दकोश में यही क से लेकर ह तक आता है, जबकि जो ज्ञ है वो वर्णमाला के अनुसार आता है। यानी हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण कौन सा हो जाएगा? हिंदी वर्णमाला के अनुसार अंतिम वर्ण ज्ञ होगा, जबकि हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण ह है। और प्रश्न पूछता है कि हिंदी वर्णमाला के अनुसार छ के पहले क्या आएगा? तो छ के पहले क्या आएगा? ह आएगा। क्या आएगा? ह के बाद ही छ आता है। ये वर्णमाला के अनुसार हो रहा है, शब्दकोश के अनुसार नहीं। शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी, यानी जब हम शब्दकोश में खोजेंगे किसी वर्ण को तो उसको हम कहां पर पाएंगे? शब्दकोश के अनुसार अगर अंतिम वर्ण खोजेंगे तो ह आएगा, उस ह ही मिलेगा आपको। छत्र या ज्ञ नहीं मिलेगा शब्दकोश में। अंतिम वर्ण
शब्दकोश का ह मिलेगा, जबकि वर्णमाला का अगर हम वर्णमाला में देखेंगे तो उसका अंतिम वर्ण ग मिलेगा। यानी वर्णमाला में छ के पहले आपका ह आता है, छ के पहले ह आता है, त्र के पहले क्या आता है, छ आता है, छ के बाद त्र के बाद ज्ञ, यानी ज्ञ के पहले क्या आएगा, त्र, और त्र के पहले छ, और छ के पहले ह आएगा। अगर हम हिंदी शब्दकोश की बात करते हैं, हिंदी शब्दकोश जो डिक्शनरी होता है, तो हिंदी शब्दकोश के अनुसार छ के पहले कौन सा वर्ण आएगा, क्योंकि हिंदी शब्दकोश के अनुसार अंतिम वर्ण तो आपका ह ही है। तो हिंदी शब्दकोश में जब हम छ देखेंगे कि छ कहां पर मिलेगा, तो छ के पहले कौन सा वर्ण मिलेगा, तो छ के पहले क्या मिलेगा, क मिलेगा। क्यों, क्योंकि क का निर्माण जो हुआ, सॉरी छ का जो निर्माण हुआ है वो आधा क और मूर्धन्य स से हुआ है। जबकि त्र के पहले अगर हम देखेंगे, त्र के पहले हिंदी शब्दकोश में त्र के पहले कौन सा वर्ण आएगा, तो त्र के पहले क्या आएगा भैया, त आएगा, त से तरबूज। और जबकि ज्ञ के पहले अगर हम देखेंगे तो ज्ञ के पहले ज से जहाज आएगा। क्यों, क्योंकि ज्ञ का निर्माण आधा ज और इ से हुआ है। और स्र के पहले कौन सा वर्ण देखने को मिलेगा, तो स, तालव्य स देखने को मिलेगा। अब आइए हम आप लोगों को व्यंजन का विभाजन करते हैं। आइए अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक तो घोषत्व के आधार पर हुआ है और एक प्राण के आधार पर हुआ है। एक व्यंजनों का जो वर्गीकरण करते हैं, एक प्राण के आधार पर करते हैं और दूसरा घोषत्व के आधार पर। प्राण से तात्पर्य हमारा क्या होता है, प्राण से तात्पर्य वायु से होता है। प्राण से तात्पर्य क्या है, वायु से, यानी जिन वर्णों का उच्चारण कर, इसमें दो प्रकार हो जाता है प्राण के आधार पर, एक अल्प प्राण होता है, दूसरा महाप्राण। एक अल्प प्राण और दूसरा महाप्राण। अल्प प्राण के अंतर्गत 30 वर्ण आते हैं, अल्प प्राण के अंतर्गत 30 वर्ण, और जबकि महाप्राण के अंतर्गत 14 वर्ण आते हैं। अल्प प्राण किसे कहेंगे, अल्प प्राण वर्ण किसे कहेंगे, यानी प्राण से मतलब ये होता है कि हमारी वायु, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब वायु, तो जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु या कम श्वास निकले उसे क्या करते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। प्राण से तात्पर्य वायु से होता है, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम वायु या श्वास निकले, उन वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। इसमें जो होता है प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण या व्यंजन आता है। तो इसके अंतर्गत यानी पांच वर्ग होते हैं, क से लेके प वर्ग तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जहां तक कि म आता है, क से लेके म तक। तो इसके अंतर्गत 3 पचे 15 हो जाएंगे, यानी क, ग, और जैसे अगर उदाहरण देखते हैं तो क आ जाएगा पहला, तीसरा ग और पांचवा अंग। इसी तरह से च में आ जाएगा च, ज, इय, च, ज, इय। इसी तरह से ट में आ जाएगा ट, ड, ड़, ट, ड, ट, ड, ड़, सही है। फिर उसके बाद त में आएगा त, द, न। फिर प में आ जाएगा प, ब, म। तो 3 पचे 15 ये हो जाएंगे। और फिर 4 अंतः अस्त व्यंजन। अंतः अस्त कौन है, य, र, ल, व। तो 15 और 4 19, अंतः अस्त अगर जुड़ जाएंगे तो 15 4 19। और सभी स्वर क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। स्वरों की संख्या हमने बताया था 11 है, यानी 15 4 19 और 11 ये जुड़ जाएंगे तो 30 हो जाएंगे। तो अल्प प्राण, यानी प्रश्न पूछेगा कि अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो 30 है। या ऐसे पूछेगा कि अल्प प्राण वर्ण में कौन कौन से वर्ग का कौन सा व्यंजन आता है, तो पहला, तीसरा और पांचवा। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन आता है अल्प प्राण। महाप्राण जो होता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से अधिक वायु, कितनी, यानी महा मतलब महान या ज्यादा, और अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब कम और महा का मतलब होता है अधिक। तो जिन वर्णों का के उच्चारण से हमारे मुख से अधिक वायु या श्वास निकले उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भैया महाप्राण कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन शामिल होता है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण इसमें शामिल है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखते हैं, क वर्ग में कौन आ जाएगा, ख, ग। इसी तरह से च वर्ग में छ और झ, ट वर्ग में ठ और ढ, त वर्ग में द और ध, त वर्ग में थ और ध, और इसी प्रकार प वर्ग में फ और भ। ये तो 2 पचे 10 इस तरह से हो जाएंगे। और 4 उष्म व्यंजन जो होते हैं,
तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, यानी महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? 14। अल्प प्राण वर्णों की संख्या 31 और महाप्राण वर्णों की संख्या 14। पूछेगा महाप्राण वर्ण के अंतर्गत कौन सा व्यंजन आता है? तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन आता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होता है वो महाप्राण होता है, जबकि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। अब हम देखते हैं घोषत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। घोषत्व का मतलब होता है स्वर तंत्र में, यानी हम जहां से बोलते हैं उसमें अगर ध्वनियों का कंपन होता है। स्वर तंत्र में जहां से हम बोलते हैं उसे स्वर तंत्र कहते हैं। स्वर तंत्र में अगर ध्वनियों का कंपन होता है तो घोषत्व है, उसे क्या कहेंगे? घोषत्व। यानी अघोष, अघोष वर्ण कौन होगा? अघोष वर्ण कौन होगा? अघोष वर्ण को ही नक्कटवा वर्ण भी कहते हैं। नक्कटवा यानी इसमें केवल और केवल, यानी ऐसे वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमें केवल श्वास का प्रयोग करें, हम केवल श्वास का प्रयोग करें नाक के द्वारा, इसी नक्कटवा वर्ण करते हैं। नक्कटवा वर्ण यानी जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में ध्वनियों का कंपन ना हो। अ लगा है ना, अ मतलब नहीं होता है, घोष मतलब ध्वनियों में कंपन, स्वर तंत्र में ध्वनियों को कंपन, यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में ध्वनियों का कंपन न हो, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है। इसके अंतर्गत कौन आएगा? प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, जबकि वहां पे महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा था, और अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, तीसरा, पांचवा था। जबकि यहाँ पे अघोष वर्ण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। अघोष किसे कहेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में, घोषत्व का अर्थ ही होता है कि जहां से हम बोलते हैं उसे स्वर तंत्र कहते हैं। अगर स्वर तंत्र में ध्वनियों का कंपन हो रहा है तो उसे घोषत्व कहेंगे, घोषत्व या सघोष व्यंजन। और जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हमारे मुख से, हमारे स्वर तंत्र में, सॉरी मुख से नहीं होगा, स्वर तंत्र में ध्वनियों का अगर कंपन नहीं हो रहा है तो उसे अघोष वर्ण कहेंगे। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 13 वर्ण। प्रश्न पूछेगा कि अघोष वर्ण के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? 13। या ऐसे पूछेगा कि इन अघोष वर्ण के अंतर्गत किसी वर्ग का कौन कौन सा वर्ण शामिल होता है? तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण में शामिल होता है। और कौन शामिल होता है? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स। ह नहीं शामिल होता है। नहीं, ये तीनों क्या है? उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन की संख्या 4 है, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। जबकि इसमें ह नहीं शामिल है। ह अघोष के अंतर्गत नहीं शामिल है, वो सघोष के अंतर्गत शामिल है। तो इस प्रकार से अगर प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तो 2 पचे 10 हो जाएगा। और ये तालव्य से 11, मूर्धन्य से 12, दंत से 13, यानी अघोष वर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी भैया? 13 हो जाएगी। जबकि सघोष वर्ण किसे कहेंगे? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में ध्वनियों का कंपन हो, उसे सघोष वर्ण कहेंगे। और इसके अंतर्गत कुल 31 वर्ण आएंगे। इसके अंतर्गत कितने वर्ण आएंगे? 31 वर्ण। इसके अंतर्गत कुल 31 वर्ण आएंगे। और कौन कौन आ जाएंगे? यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा और पांचवा वर्ण। और जो इसमें ह छूटा था, ये ह भी आ जाएगा। यानी 1 2 3, तो 3 पचे 15, क्योंकि 5 वर्ण होता है। 5 वर्ण होता है, क से लेके प वर्ग तक 5 वर्ग है। तो दूसरा, चौथा, पांचवा, यानी प्रत्येक वर्ग से 3 वर्ण आ रहे हैं, तो 5 वर्ग है। तो 3 पचे 15, ह एक 16 हो जाएगा। और सभी स्वर की संख्या कितनी है? 11। तो 16 और 11 27, और 4 इसमें अंतःस्थ व्यंजन आ जाएंगे, य, र, ल, व, ये 4 इसमें आ जाएंगे। अब आइए आगे हम देखते हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण बातें मैं बता रहा हूं, विश्वास मानिए, अगर ये सब आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, इससे बाहर नहीं जाएगा। विश्वास मानिए, इतने महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने उठाया है और इतने कम समय में इसको समेटने का प्रयास किया है। अगर आप इसी को सिर्फ रिवीजन कर लेंगे तो हिंदी के आपके प्रश्न कहीं से भी गलत होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी। आइए देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण। काकल्य व्यंजन की बात करते हैं। काकल्य व्यंजन किसे कहेंगे? प्रश्न पूछता है काकल्य व्यंजन की संख्या कितनी है, या काकल्य व्यंजन का अन्य नाम क्या है? तो काकल्य व्यंजन का एक और अन्य नाम है उरस्थ व्यंजन। उरस्थ मतलब हृदय, हृदय से, उर मतलब हृदय होता है, यानी काकल्य व्यंजन मतलब जो हृदय से या बोले जाते हैं। तो इनकी संख्या कितनी है भैया? 2 है।
तो क्या क्या, या प्रश्न ऐसे पूछेगा काकल्य व्यंजन कौन सा है, निम्न में से काकल्य व्यंजन कौन सा है, तो क भी होता है और ह भी होता है। क और ह कहां से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा कि दंतोष्ठ व्यंजन कौन सा है, दंतोष्ठ व्यंजन, दंतोष्ठ व्यंजन ये व है, दंतोष्ठ व्यंजन क्या है, व से वृक्ष, ये दंतोष्ठ व्यंजन है। फिर और अगर प्रश्न बनाएगा तो पूछेगा कि वर्ष व्यंजन या दंत मूल व्यंजन, ये क्या होता है, वर्ष व्यंजन या दंत मूल व्यंजन, इसका उच्चारण जो होता है, इसका उच्चारण दांत के मूल बिंदु, यानी वर्ष व्यंजन या दंत मूल व्यंजन का उच्चारण जो होता है दांत के मूल बिंदु अर्थात मसूड़े से होता है, अर्थात कहां से होता है, मसूड़े से। और इनकी संख्या कितनी है, वर्ष व्यंजन की संख्या 5 है। इसके अंतर्गत ये दंत स, र से रस्सी, ल से लड्डू, ज से जहाज और न से नल, यानी ये है। अगर ट्रिक देखेंगे याद करने की ट्रिक, तो सरल और जन, सरल जन ये कैसे व्यंजन है, वर्ष व्यंजन या दंतमूल व्यंजन। फिर पूछे, और अगर पूछेगा कि युग्मक ध्वनिया किसे कहते हैं, युग्मक ध्वनिया किसे कहेंगे, तो युग्मक ध्वनिया इसमें दो समान वर्ण, कैसे, दो समान वर्ण, यानी एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति 2 बार होगी, तो 2 समान वर्ण एक साथ आते हैं। समान वर्ण का जो पहला अक्षर होता है वो क्या होता है, आधा होता है, यानी इसकी विशेषता होती है, युग्मक ध्वनि की विशेषता यह है कि 2 समान वर्ण, किसी भी शब्द में 2 समान वर्ण अगर एक साथ आते हैं और उसमें उस समान वर्ण का पहला अक्षर अगर आधा होता है तो युग्मक ध्वनि होगा। जैसे दिल्ली, क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली में ल और ल 2 समान वर्ण आए और जो समान वर्ण का पहला जो अक्षर था वो आधा था, जैसे बिल्ली, तो ये क्या है, ल और ल यहां भी समान आए और समान वर्ण का पहला अक्षर आधा, ल ये आधा मिला। कुत्ता, कुत्ता में जो है ये दो बार आया, यानी त की पुनरावृत्ति 2 बार हुई, या त समान वर्ण 2 बार आया और इसका पहला अक्षर जो है वो आधा है। जैसे पक्का, तो पक्का में क की पुनरावृत्ति 2 बार हुई और पहला क क्या है, आधा है, तो इसे क्या कहेंगे, युग्मक ध्वनिया। युग्मक ध्वनिया यानी 2 समान वर्ण एक साथ आएंगे, 2 समान वर्ण एक साथ अगर किसी शब्द में देखने को मिलते हैं और पहला वर्ण जो है वो समान वर्ण का आधा है, तो उसे क्या कहेंगे, युग्मक ध्वनिया। इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है संपृक्त ध्वनिया। कैसी ध्वनिया, संपृक्त ध्वनिया। इसकी अगर हम बात करते हैं तो संपृक्त ध्वनि से जो बने शब्द होते हैं उसमें एक अर्ध व्यंजन बीच में आता है। संपृक्त ध्वनि से बना शब्द में एक अर्ध व्यंजन बीच में आएगा। वहां पर समान वर्ण आते थे। युग्मक ध्वनिया में युग्म का मतलब ही होता है जोड़ा, यानी जब दो चीजें समान रूप से एक ही जगह पे आए उसे युग्म कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 2 समान वर्ण एक साथ आ रहे थे और जो पहला वर्ण था वो क्या था, आधा था, तो इसलिए इसे युग्म कहा गया। जबकि संपृक्त ध्वनि में क्या होता है, वो ऐसा कोई चीज जरूरी नहीं है कि समान ही वर्ण आए। यहाँ पर क्या होता है, संपृक्त ध्वनि से बने शब्द में, संपृक्त ध्वनि से बने शब्द में एक अर्ध व्यंजन बीच में आ जाता है, एक आधा व्यंजन क्या होगा, बीच में आ जाएगा। जैसे कंबल, क्या है, म आधा म आ गया ना, कंबल ये बीच में आ गया। कंपन यहाँ पे आधा म आ गया। दंड यहाँ पे आधा ड़ आ गया। संधि आधा न आ गया, तो ये क्या हो गया, संपृक्त ध्वनिया। और अगर महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा तो कहेगा कि रस जो रस्सी होता है इसे किस नाम से जानते हैं, इसे भैया कंपन जात कहते हैं या इसी को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। र को कंपन जात या लुंठित व्यंजन कहते हैं। और महत्वपूर्ण, अभी ये सब तो हमने आपको बता ही दिया था कि मूर्धन्य वर्ण जो होता है ट ठ ड ढ अण, इसे कटु या कठोर वर्ण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कटु या कठोर वर्ण। और उसमें व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। यानी प्रश्न पूछेगा कि किस व्यंजन को संघर्षी व्यंजन कहते हैं, तो उसमें व्यंजन को, तो जिसके अंतर्गत तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से और ह आते हैं। तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत से और ह। संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछ लेगा तो 4, छ, त्र, ज्ञ, स्र। अंतः अस्त व्यंजन की संख्या पूछ लेगा तो 4, य, र, ल, व, ये अंतःस्थ है। और अगर उत्क्षिप्त या इसी को उत्सृप या द्विगुण व्यंजन की संख्या पूछेगा तो इसकी संख्या 2 है, जिसे ड़ और ढ। तो वर्णमाला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे हमने उनको लिया और उसको आपको सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। आशा करते हैं आपको समझ भी आया होगा। और आज वर्णमाला यहाँ पे समाप्त होता है। और
अब हमारी जो अगली क्लास होगी वो संधि को लेकर होगी। आज वर्णमाला हमने 5वीं क्लास में समाप्त कर दिया। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।